आज हम बात करेंगे असम का जो रेंट एक्ट है वो चंडीगढ़ में लागू किया जाए। इसी को लेकर के वकीलों का हड़ताल है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पंजाब का रेंट एक्ट है उसी को यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि सारा एक्ट तो पंजाब के ही यहाँ पे लागू हो, तो ऐसे में असम से कोई चीज़ उठा करके ला करके यहाँ पर किसी पर थोपना, ये क्या बात है। दूसरी बात जो है, न्यायिक चीज़ें वो कार्यपालिका के पास कैसे जा सकता है, ऐसी कुछ बातों को लेकर के आज हम बात करेंगे प्रेम गर्ग साहब से, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और सीए भी हैं। तो हर तरह से हर पहलू पर नज़र रखते हुए इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये क्या है सर? मधुकर नमस्कार। बेसिकली क्या है, पहले चंडीगढ़ में जो था ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 का जो चल रहा था, बहुत सालों से चला आ रहा था, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। जब आपने देखा होगा, लोग जो किराए पे ले लेते थे वो खाली नहीं करते थे, झगड़ा होता था, कोर्ट में 10-10 साल तक केस चलते रहते थे, हर तरह से डिमांड आती थी कि जी ये जो रेंट है ऑब्सोलीट हो गए रेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 बनाया, उसको चंडीगढ़ ने अडॉप्ट किया था उस वक्त, लेकिन पूरी तरह अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इन दी मीन असम ने वही मॉडल टेनेंसी एक्ट को उठाते असम टेनेंसी एक्ट बना दिया 2021। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये था नज़रिया था कि ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है सारी स्टेट्स इसको बनाएं और इसी को इम्प्लीमेंट करें। उसमें सारे जो एज पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जो आज के युग की ज़रूरत है उसके मुताबिक ये बनाया गया था मॉडल टेनेंसी एक्ट। क्योंकि जो 1949 में पंजाब एक्ट था, उस वक्त क्या था, देश की पार्टीशन हुई थी, लोगों के पास घर नहीं थे, बहुत मुश्किल थी, इतने रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए तो उनके लिए घर की व्यवस्था करनी थी। तो पंजाब का जो वो एक्ट बना था उसमें था टेनेंट्स को कुछ अधिकार दिए गए थे कि उनको जो लैंडलॉर्ड थे वो मर्जी से अपनी मनमर्जी करके खाली ना करा सके या मनमर्जी रेट ना, क्योंकि उस वक्त हाउसिंग की बहुत नीड थी। जब किसी चीज़ की डिमांड है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस वक्त लोग फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो टेनेंट, अब लोग जितने लाखों लोग आए थे तो उनके घर नहीं थे, घर तो उनको चाहिए थे, तो वो जैसे राशन का वो हो जाता है, होर्डिंग होने लगते हैं, तो लोग अब अपनी मनमर्जी के रेंट मांगते थे। तो इसलिए उसको रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट बोला गया कि आप अनरिजनेबल रेंट लो, और ये नहीं कि आपने 11 महीने हुए तो खाली करवा दिया। तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन आज जो है रेंट एक बिजनेस बन गया है। रेंट पे बिल्डिंग लोग बनाते हैं और उसको बिल्डिंग देते हैं, बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बिल्कुल रेंट पे चढ़ाते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि रेंट जो है रेजिडेंशियल रेंट का है, इसमें कमर्शियल भी आ जाते हैं, बिल्डिंग है, सब तरह की चीज़ें आती हैं। तो अब अगर कोई इंसान है जिसने अपना घर बनाया है, करोड़ों रुपया खर्च के, आज की ये तो नहीं लाख रुपए में घर बन जाता है, करोड़ों रुपया लगा के कोई इंसान अपना घर बनाता है, तो अब उसने अपना घर को किराए पे देना है। किराया तो कोई ये नहीं कि वैल्यू के मुताबिक मिलता है, वो तो अगर आपने 2 करोड़ का या 5 करोड़ का घर है उस पर किराया तो आपको 10,000 20,000 ही मिलता है। अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, टेनेंट एक बार अगर घुस गया तो लैंडलॉर्ड को हमेशा डर रहता है कि अब ये खाली तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में तो 10 साल 20 साल तक चलते रहते, तो लोग उससे दुखी थे और लोगों ने घर देने किराए पे बंद ही कर दिए थे कि यार इससे तो खाली पड़ा रहे वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा होता था इसमें पगड़ी सिस्टम। आपने देखा होगा खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोग क्या कहते हैं, साल 2 साल 4 साल रखा किराए पे, उसको खाली नहीं किया। अब वो खाली नहीं करता तो वो उसकी पगड़ी मांगते हैं लैंडलॉर्ड से कि तुम पकड़ दो। अब चंडीगढ़ में जैसे ये सिस्टम चल रहा था, मैं कई बार सुनने में है कि 50-50 या 60-40 की रेशियो चलती है कि जो टेनेंट है वो खाली करने के पैसे लेता है कि जितने की आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसका 40% मेरे को दो तो मैं खाली करूँगा। तो इस तरह की माल प्रैक्टिस भी। दूसरा क्या था, कोर्ट में जब केस चला गया, अगर किसी ने एविक्शन के लिए अब ना तो किराया दे रहा है टेनेंट ना खाली कर रहा है, तो उसके लिए अब ऐसा कोई हो नहीं सकता आप उसका सामान उठा के बाहर फेंक दोगे। तो उसमें क्या है कि आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में क्या होता है, पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आपको घर की पर्सनल नेसेसिटी है तो ही आप खाली करा सकते हो। अगर आपको पर्सनल नेसेसिटी नहीं है तो आप खाली नहीं करा सकते। दूसरा क्या है कि इसमें पुराने एक्ट में कोई इंक्रीज की जो व्यवस्था नहीं थी। अगर जैसे 500 रुपये पे यहाँ पे सारा सेक्टर कई शहरों में जो 500 रुपये भी चले आ रहे हैं। इवन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आपने देखो 23 सेक्टर में है और जितने भी
ये लाइसेंस पे प्रॉपर्टी दे रखी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब देखो वो 200 रुपये पे, 50 रुपये पे, 100 रुपये पे 20-20, 30-30 साल से दे रखी है। तो अब उसमें क्या है कि अब जो दुकान आज उसकी मार्केट वैल्यू है रेंट की वो तो 50,000, लाख, 2 लाख रुपए होगी, लेकिन आप 200 रुपये में बैठे हो, तो इसकी बैलेंसिंग तो होनी ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ, देखो गलती होता है अगर आप 200 रुपये पे 20 साल से बैठे हो और उस प्रॉपर्टी वैल्यू आप 10 करोड़ या 20 करोड़ होगी, तो 200 रुपये पे बैठना भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ एनुअल इंक्रीज का सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो असाम टेनेंसी, ये नहीं कि असाम से आप उठा के, जैसा वगैरह असाम से उठा के ले आए, उठा के कोई चीज़ नहीं लेके आने, तो वो तो एक एक्ट, मॉडल एक्ट है, उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। आप कहीं भी कॉपी करके लगा सकते, वो तो बेसिकली मॉडल टेनेंसी एक्ट को कॉपी किया है इन्होंने। असम ने क्योंकि अडॉप्ट करा, इसे हमने इसको असम टेनेंसी एक्ट का नाम दे दिया। हाँ, इसमें लेकिन यह है कि जहाँ तक अगर इसमें कोई ऐसे प्रोविजन है जो कि चंडीगढ़ के एटमॉस्फेयर में सूट नहीं करते, दैट शुड बी अमेंडेड। और जो वकीलों की डिमांड, जैसे वकीलों ने आजकल स्ट्राइक कर रखी है, तो अगर कोई उसमें कोई ऐसा कोई अनरीजनेबल क्लॉज है, वो उसको रिकन्सिडर किया जाए। कोई सिक्योरिटी की क्लॉज है, कोई वेकेट कराने की क्लॉज है, या कोई ऐसा है कि जिससे टेनेंट को एक्सप्लॉइटेशन हो, क्योंकि इट शुड बी बैलेंस्ड। ना तो टेनेंट लैंडलॉर्ड को एक्सप्लॉइट करे, ना एक्सप्लॉइट टेनेंट को, लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक्सप्लॉइट करे। इस तरह का सिस्टम हो कि बैलेंस हो, और कोई भी बंदा जो घर किराए पे दे रहा है उसको ये खतरा हो कि आज मैंने अगर घर दे दिया तो ये मेरे हाथ से घर निकल गया। ये जो फीलिंग है वो बहुत गलत फीलिंग है। और ऐसे टेनेंट के दिमाग में ये ना हो कि आज मैंने एक घर ले लिया तो वैसे ये तो मेरा हो गया, अब मैं खाली तो करूँगा नहीं। ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस होनी चाहिए, और एक्सप्लॉइटेशन किसी भी लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन सर, जिस तरह से वकीलों का हड़ताल है, उनका कहना है कि हर कुछ जितने भी यहाँ पे एक्ट हैं वो पंजाब से ही जो एक्ट बना हुआ है उसी के हिसाब से हमारा एक्ट चलता है। ऐसे में एकमात्र चीज़ जो है वो आप असम से उठा के लाए या जो भी है यहाँ अडॉप्ट किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है क्या कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप देखिए हाउसिंग बोर्ड के कई मकान हैं जिस पर कहते हैं कि ये डीडीए के तर्ज पे आप इसको रेगुलर करिए, उसको यहाँ पर वो लेके नहीं आ रहे, ना उसकी चर्चा होती है कभी। लेकिन टेनेंट को लेकर के आप असम से कोई चीज़ उठा के लाते हैं, पंजाब का जो एक्ट है उसको आप दरकिनार करते हैं, तो यहाँ की भी तो परिस्थिति देखनी पड़ेगी। पहले तो ये देखिए कि असम, आप अगर डिस्टेंस देखते हो, असम वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से उठा कर लेकर आए, कोई एक्ट को फिजिकली उठा के नहीं लेके आते, होता है कंप्यूटर पे आपके पड़ा है, उसकी कॉपी कर ली। अगर यही एक्ट हरियाणा ने अडॉप्ट किया होता तो ये हरियाणा टेनेंसी एक्ट कहलाता। तो आप कहते हैं हरियाणा से उठा के ले, अगर पंजाब ने अडॉप्ट किया तो पंजाब टेनेंसी एक्ट कहलाता। ये कोई असम के दूर के कारण के असम से यहाँ उठा के ले, ऐसा कोई फीलिंग नहीं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल टेनेंसी एक्ट बना हुआ है, और गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि सारे स्टेट से इसको इम्प्लीमेंट करें। ऑफकोर्स, क्योंकि एक ही चीज़ सारी इंडिया में नहीं हो सकती, हर जगह के अपने अपने कल्चर है, अपने अपने कन्वेंशन है, अपने अपनी ज़रूरतें हैं। तो इनको ये चाहिए था यूटी को कि इसको यूटी के मुताबिक, यहाँ के सर्कमस्टांस के मुताबिक थोड़ा बहुत इसको जो चेंजेज हैं वो चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई इसमें जो वकील, एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बना के उसको वो रिकमेंड करे कि इसमें हाँ ये चीज़ जो है गलत है, वो जो अगर पब्लिक ऑब्जेक्शन करती है तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मैं ये कहता हूँ इसको एज इट इज, एब्सोल्युटली एज इट इज कर लीजिए। अगर कोई उसमें ऐसी है कि अभी टेनेंट्स का कोई राइट जो हैं वो नहीं सेफ गार्ड हो रहे, तो उसमें दैट कैन बी इनकॉर्पोरेट। उसमें कोई ऐसा एब्सोल्यूट सिस्टम है कि इसको आप अमेंड कर ही नहीं सकते। नहीं, जैसे वकीलों का कहना है कि एक तो इसमें इनका कहना है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये आपने एसडीएम को दे दिया, एक तहसीलदार यहाँ पर बैठता है, 4 एसडीएम बैठते हैं, जो काम जिसके लिए वो प्रशिक्षित किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की है, न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप उस चीज़ को उठा करके कार्यपालिका को कैसे उठा के डाल दे सकते? मधुकर जी, आज की डेट में जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन है, इतने लाखों को केसेज पेंडिंग है, इसलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह से, जैसे सेल टैक्स टर्मिनल बना दिए, जीएसटी टर्मिनल बना दिया, एक्साइज टर्मिनल बना दिया, इनकम टैक्स टर्मिनल बना दिया, हर चीज़ के लिए अलग अलग टर्मिनल। इवन मैरिज के भी, मैरिज का है, या ये अपना हो रहा है फैमिली कोर्ट्स बना दी, या ये लोक अदालतें बना दी। वो इसलिए कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अगर कोई रेंट अथॉरिटी या रेंट कोर्ट या रेंट टर्मिनल बन रहा है तो वो स्पेशली इन केसेस को ही हैंडल करेगा। जैसे अब इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल बना दिए, इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल के पहले कोर्टों में केस चलते रहते, बैंकों के एनपीए अकाउंट होते थे इतने, अब क्या है उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट बना दी।
तो उसमें उसमें वकीली अपीयर होते हैं और उसमें जजेज को ही मोस्टली रिटायर्ड जजेज को या इनको ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं। तो वो एक मगर स्पेसिफिक उसके एक, जैसे आप रेंट ट्रिब्यूनल है तो उसमें उनके पास सिर्फ रेंट के केस ही आएंगे, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है उसमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल केसेज ही आते हैं और उसमें वो एक्सपर्टाइज हो जाते हैं उनके ऑटोमेटिकली होते, उसमें वकीली अपीयर है। लेकिन अगर रेंट ट्रिब्यूनल बनते तो उसमें कोई वो नहीं, वो भी एक जुडिशल प्रोसेस है, वो सिस्टम सही नहीं रहता है। अब जैसे NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें भी सारा सिस्टम वही है, कोर्ट वाले सिस्टम होता है नहीं कि सिस्टम अलग, लेकिन उसमें उसी तरह के एक ही सेक्शन क्लास के केस होते हैं। तो रेंट ट्रिब्यूनल का मतलब रेंट के केस ही उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो उसमें क्या स्पीड अप करने का ये एक सिस्टम है। क्योंकि कोर्ट में तो आपको दुनिया भर के केस हैं, लाखों केस पेंडिंग पड़े, उसमें आपने एक केस डाल दिया, अब आज ज़रूरत आपको घर के आ जाए, आपने खाली कराने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया, 20 साल के बाद खाली हो गया, 20 साल के बाद आपकी उम्र का कहाँ की कहाँ चली जाएगी, आपको आज अपने बच्चे का सेटल करना, कुछ भी करना है, तो वो तो खाली, और आपको किराया भी नहीं दे रहा और खाली भी नहीं कर रहा टेनेंट, तो आप तो दुखी होगे ना। आप किसी लैंडलॉर्ड के एंगल से देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ प्रशासन में जो एक स्टेट का होता है, एक राज्य में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक छोटी सी जगह चंडीगढ़ में है। वही मैं कहता, अगर स्टेट के मुताबिक, यूटी के मुताबिक आपने कुछ उसको चेंज करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो वकील कह रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई एक कमेटी बना दी जाए और उनकी पूरी सुनवाई हो, हाँ, उनका ये ग्रीवेंस है कि इसको उठा के, जो उनका ग्रीवेंस है वो ये है कि इसको उठा के एज इट इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे पहले इनको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम देना चाहिए था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे 21 दिन का, 1 महीने का नोटिस देते हैं कि किसी को जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन या सजेशन जो है वो लोग रेज करें। यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब का जो टेनेंट एक्ट है वो ठीक नहीं है, असम वाला ठीक है। ठीक है गलत की परिभाषा में कोई भी चीज़ ऐसी होती है, ठीक है गलत, उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट है, कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट है, कमी है। हर एक्ट में कोई ना कोई अच्छे पॉइंट होते हैं, कोई ना कोई गलत पॉइंट होता है। जिसको ये प्रशासनिक अमला मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि भाई इनको क्या करना था कि हम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये 1 मंथ नोटिस है, 1 मंथ नोटिस में पब्लिक शुड गिव द सजेशंस। ये कहा गया कि जो हितधारकों से, जो हितधारक हैं उनसे जो ऑब्जेक्शन लिया गया उसका कहीं चर्चा नहीं, एकदम अचानक लागू कर दिया। नहीं भाई, वो अचानक लागू करना है, ये बिल्कुल सही है कि इसको ऑल ऑफ अ सडन के रात को सपना है और आपने सवेरे असम टेनेंसी एक्ट लगा दिया, वो गलत है। मैंने पढ़ा था कि 5 एक्ट एक ही दिन में लगा दिए, दैट शुड नॉट हैव बीन द केस, क्योंकि उसको प्रॉपर 1 महीना 2 महीने का टाइम दे के पब्लिक डोमेन में डालते, जैसे एक नेचुरल जस्टिस की डिमांड है, तो उसमें पब्लिक से ऑब्जेक्शन मांगते, पब्लिक से ओपिनियन मांगते हैं, उसके बकायदा डिबेट होती है, सेमिनार होते हैं, हाँ सेमिनार होता है, और उसको ऑब्जेक्शन को एक एक करके कोई एक पर्टिकुलर गेस्ट हाउस, यूटी गेस्ट हाउस में या कहीं पे मीटिंग बुलाते हैं और लोगों से, जैसे ट्रिब्यूनल फ्लाईओवर के लिए मीटिंग बुलाई थी, आपको याद होगा, सबसे डिस्कशन हुआ था, तो उससे डिस्कशन करके लोगों से फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करते, वो उससे क्या होता है, ये एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, तो टेनेंट्स की बात भी सुनी जाती और लैंडलॉर्ड की बात भी सुनी जाती, लेकिन एक लॉजिकल ये है कि भी टेनेंसी जो है वो आज के युग के मुताबिक, आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेनेंसी का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुराने 1949 के एक्ट के मुताबिक आप नहीं कर सकते। कोई तब के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आज के सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, और आपने देखा सारे एक्ट चेंज हो रहे, इनकम टैक्स एक्ट चेंज हुआ अभी, सारे एक्ट चेंज होते टाइम के साथ, आपको बदलना पड़ता है ना। अब 1949 के एक्ट में तो या तो उसमें अमेंड कर दो, उसमें चीज़ें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रशासन का जो अमला है क्या उसको लकवा मार गया है? क्या ये अपने तरफ से जो चंडीगढ़ स्तर पर जो शोध करना चाहिए क्या वो नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या था कि इनको जो अफसर है ना, अफसर हमेशा मनमानी करते हैं कि रात को सपना के सवेरे इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, MP है, काउंसलर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडरशिप है, सबसे चर्चा का, हाँ सबसे चर्चा का RWs हैं, तो उन लोगों से चर्चा की जाती प्रॉपर, इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने इसको टाइम दिया जाता है डिस्कशन का, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दो, देन इट वुड हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल। यही चीज़। दूसरी बात कि इसमें आपने जैसे कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जो है, हमें लगता है कि शायद हाईकोर्ट में भी इस तरह की कुछ चर्चा हुई है, मुझे जो ध्यान आ रहा है कि कोई न्यायिक प्रक्रिया को आप कार्यपालिका को दे देंगे तो उसका कैसे हो सकता है? कार्यपालिका को देने का तो कोई, इसमें मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, इसमें कार्यपालिका को देने का कोई नहीं है, क्योंकि जो रेंट ट्रिब्यूनल है दैट इज ए जुडिशियल फॉर्म।
सर दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिव। जो एसडीएम बैठे हैं यहाँ 4, ये अपना काम तो खुद का कर नहीं पाते हैं। एसडीएम तो एक फर्स्ट अथॉरिटी है, रेंट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। उसका रेंट कोर्ट है, उसका रेंट ट्रिब्यूनल है। जस्ट लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ऐसे रेंट कोर्ट है। उसमें तो जज ही बैठेगा ना रेंट कोर्ट में, तो उसका ट्रिब्यूनल में जज बैठेगा या एक्सपर्ट बैठेगा कोई ना कोई। तो है तो वो जुडिशल प्रोसेस, हाँ। लेकिन फर्स्ट जो स्टेज है वो एसडीएम की है, एग्जीक्यूटिव की है। उसके बाद नेचुरली यही स्टेट ऑफिस में जितने केसेज हैं उसमें तो यही सिस्टम है ना। स्टेट ऑफिसर पहले डिसाइड करता है, फिर आपको उसकी अपील में जाते हो कोर्ट में। यही सिस्टम है ना। आज जितने चंडीगढ़ के जितने भी केसेज हैं उसमें क्या है, सबसे पहले स्टेट ऑफिसर आपको नोटिस देता है, ऑब्जेक्शन करता है या पेनल्टी लगाता है, उसके अगेंस्ट आप जाते हो कोर्ट में। सेम एयर, उसमें कोई इशू नहीं। दैट इज जुडिशल प्रोसेस। रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल तो जुडिशल प्रोसेस है और उसमें वकील और जजेज ही होंगे। आपने असम का जो ये रेंट एक्ट है इसका आप समर्थन कर रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। मैं ये कहता हूँ इसको एज पर नीड बेस्ड करके, इसको चेंज करके, जो भी अगर लोगों की कोई ना कोई ओपिनियन थे, ग्रीवेंसेस थे वकीलों के या पब्लिक के या लैंडलॉर्ड्स के या टेनेंट्स के, सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर इसको जो ज़रूरत थी उसको मॉडिफाई करके फिर इम्प्लीमेंट करते, फिर हो जाता। तो ये चीज़ तो पंजाब रेंट एक्ट जो है उसमें भी उसमें भी कर सकते थे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। अब किसी भी एक्ट को उठा के उसको चेंज करके अपने पे लगा सकते हो। जैसे अब म्यूनसिपल एक्ट पंजाब का चल रहा है, तो आपने उसमें अभी क्या है कि हम जो मेयर है 1 साल का लेंगे, 2.5 साल का लेंगे, 5 साल का लेंगे, या शॉप हैंड की है, तो वो आपने अमेंडमेंट ही तो की ना। ऐसा अमेंडमेंट करो, पंजाब एक्ट में अमेंडमेंट कर दो तो भी ठीक है। सर मुझे एक बार याद है कि मेट्रो चलाने की बात हुई थी, यहाँ पर एक नक्शा बना करके दिया जाना था, प्रशासन को दिखाया जाना था, और उसने चंडीगढ़ की ही परिस्थिति थी, एक और कंट्री में कहीं वो शहर था, उसका एक नक्शा ये कहते हुए दे दिया कि ये ठीक है, परफेक्ट है यहाँ के लिए, हाँ ये, और ये कहा कि हम लोगों ने बनाया है, लेकिन वो बाद में पता चला कि ये तो कहीं और से उठा के लाया। तो यहाँ का जो है जो परिस्थिति, वो बनाने के बजाय आप कभी पंजाब घूमने चले जाते हैं, आसाम चले गए घूमते घूमते। हमारे स्कूल कॉलेज में बोलते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपने नकल मारनी, मैं ये नहीं कहता नकल ना मारो, नकल मारो, लेकिन उसको थोड़ा सा एज पर लोकल कंडीशन उसको मॉडिफाई कर लो। अब अगर आपने न्यूयॉर्क का नक्शा उठा के मेट्रो का चंडीगढ़ में लगा दो, वो तो बेवकूफ़ी है ना। उसको चंडीगढ़ के सेक्टरों के मुताबिक, चंडीगढ़ के परिस्थिति के मुताबिक उसको चेंज तो कर लो ना। अब अगर आप कॉपी मार दोगे तो कॉपी, फिर या तो एक कंसेप्ट करना है, चंडीगढ़ का कोई ऐसा दुनिया का शहर देखो जो चंडीगढ़ जैसा हो, उसकी कॉपी कर लो। जैसे फ्रेंच मॉडल पे ना चंडीगढ़ बना, तो कोई फ्रांस में कोई ऐसा शहर हो जिसकी 10 से 20 लाख पॉपुलेशन हो और जो अच्छा कामयाब सिटी हो, उसको आप उठाओ, उसका सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्टर सिटी बोलते हैं हम इसको, सिस्टर सिटी बना लो। उसके जो उसमें सिस्टम जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक है, मेट्रो है, और चीज़ें हैं, वो उसके कॉपी करके आप यहाँ लो। लेकिन ये नहीं कि उसकी कॉपी मार ली, उसको अकल के साथ कॉपी मार लो। असम वाला जो है उसको कहा जाता है कि कॉपी ही मार लो। कॉपी ना मार लो, मैं अभी तो कह रहा कॉपी मत मारो। उसमें जो चंडीगढ़ के लोगों की एस्पिरेशन है, टेनेंट्स की और स्टेक ओनर्स की, उसको मद्देनज़र देखते हुए तीन चीज़ें होती हैं मेनली। टेनेंट को क्या होता है कि उसको ज़बरदस्ती खाली न कराया जाए। लैंडलॉर्ड को होता है कि भी जब एज पर एग्रीमेंट है वो खाली हो जाए। दूसरा लैंडलॉर्ड को क्या होता है कंसर्न के भी मेरा हर साल कुछ ना कुछ 2-4% जो है किराया बढ़ता जाए, यही है। अदरवाइज जिसने किराए पे दिया उसको क्या खाली कराने की आफत आ रही है, अगर उसको प्रॉपर किराया मिल जाए। बात ये होती है कि आपने 20 साल पहले किराए पे ले लिया 200 रुपये पे, आज भी 200 बैठे, वो नजायज़ है। वो देखो मैं भी समझूंगा कि वो नजायज़ है। आपका किराया रीजनेबल होना चाहिए। हाँ ये कि आपको ये भी नहीं कि उसने जब दिल किया उसको उठा के हाँ जी बाबू जी जाओ आप खाली करो, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या सलाह देंगे, क्योंकि बार एसोसिएशन की तरफ से शायद ये हड़ताल का आह्वान है। देखिए ऐसा है, जो एक रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट बकायदा रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होकर जो एज पर उसकी क्लॉजेज हैं उसके मुताबिक ही चलना चाहिए सिस्टम। क्योंकि आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो सारी चीज़ एग्रीमेंट्स पे चलती है। आप किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट बनाते हो, उस एग्रीमेंट से बाहर आप नहीं जा सकते। तो लॉजिकली यही होना चाहिए। हाँ उसमें एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड की तरफ से वो नहीं होना चाहिए कि भाई उसका दिल के कि आज मेरे तो मूड नहीं। आपने जैसे घर ले लिया किराए पे या ऑफिस ले लिया, आपने 10-20 लाख रुपए लगा दिया उस पर, रेनोवेट किया सारा कुछ किया। अब मैं अगर ऑफिस बनाऊंगा तो 10-20 लाख रुपए लगाऊंगा उसको, और 11 महीने के बाद कह दिया बाबू जी आप तो खाली कर दो, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसमें आप किसी ने हॉस्पिटल बना लिया, किसी ने अपना ऑफिस बना लिया, किसी ने अपना कॉलेज बना लिया,
उस पर आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च दिया, शोरूम है जैसे इसका शोरूम डर है सर, अब ये मैं चीज़ बताता हूँ, या आपने 17 सेक्टर में शोरूम ले लिया और शोरूम चलाने के लिए आपको कम से कम करोड़ रुपए तो उसके इंटीरियर पे लगेगा। अब इंटीरियर पे आपने करोड़ रुपए लगा दिया, उसके बाद लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं जी बाबूजी आप तो 3 साल हो गए, आप खाली करो। तो वो सेफगार्ड जो है टेनेंट के बहुत ज़रूरी है। वो जरूर। तो हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोग परेशान ना हो। अगर कोई और एक्ट उठा के कहीं से लाना है तो वो चंडीगढ़ फ्रेंडली हो, चंडीगढ़ के लोगों के हिसाब से हो, क्योंकि जो डीडीए के हिसाब से लोग यहाँ कहते हैं कि उसका रेगुलेशन हो, यहाँ पे रेगुलर कर दे मकानों को, वो तो हो नहीं रहा, लेकिन ये हो रहा है। वो अलग टॉपिक है। देखो रेगुलर करने वाला, वो एक मालिकाना हक देने वाला, वो टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। उसकी पावर जो है पार्लियामेंट को है या होम मिनिस्ट्री करेगी, उसके लिए तो पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हुए किराए पे मकान जो आप एनुअल ये लेते हैं जो कॉलोनियों में है और जगह पे, उसके लिए तो मैं 100 बार बोल रहा है कि झंडे उठाने से या नारे लगाने से नहीं कुछ होने वाला। उसके लिए हमारे जो एमपी हैं, लोकल एमपी हैं, लोकल जो लीडरशिप है और हमारे यहाँ पे जो एडवाइज़र हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग बैठ के एक पूरा खाका बना के दें कि मालिकाना हक कैसे दिया जाता है। और उसके लिए भी ये नहीं हो सकता कि भी आपने उठा के मालिकाना, उसका कुछ ना कोई जैसे कन्वर्शन चार्ज होता है, कुछ ना कुछ उसका फिक्स करना पड़ेगा। जैसे लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करना है, कुछ रीजनेबल करके जो भी है उसको दिया सकते। जैसे समझ मार्केट रेट आज से किसी चीज़ का 100 रुपये है तो ठीक है 25 रुपये लो और आप उसको मालिकाना हक दे दो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमें लगता है कि बहुत चीज़ जो है दिमाग में जिनके होंगे वो निकल गई होगी बातें, और अच्छा ही लगा होगा सुनने में। थैंक यू, धन्यवाद जी।